ठीक है जी, तो आज सेकंड क्लास है हमारी। अब देखिए, फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है, राइट। एक्चुअल में कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होता है और करेक्टरिस्टिक्स एक स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश की थी। देखिए, वो स्टोरी ऑफिशियल नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो स्टोरी कहीं एक्चुअल में लिखी हुई है, लेकिन जब मैं खुद सीएस कर रहा था आज से 20 साल पहले, मैंने किसी वेबसाइट पे वो स्टोरी पढ़ी थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था स्टोरी पढ़ने के बाद कि हाँ, इससे मुझे समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में और अदर बिजनेसेस में क्या डिफरेंस है। तो इसीलिए मैं फर्स्ट क्लास में हमेशा वो स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है जी, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कंपनी लॉ कर रहे हैं। कंपनी लॉ आपका कहाँ पर है, लीगल एप्टीट्यूड के अंदर है। लीगल एप्टीट्यूड का एक चैप्टर है कंपनी लॉ, राइट। तो सबसे पहले कंपनी लॉ कर रहे हैं। अब देखिए, कंपनी लॉ, कंपनी वर्ड का मतलब तो हमने अपनी फर्स्ट क्लास में समझा। आज की क्लास में हम लोग लॉ का मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में लॉ का मतलब क्या है, लॉ को हमें रीड कैसे करना है, लॉ को हमें समझना कैसे है, सेक्शंस को कैसे रीड करना है, तभी जाकर आगे चल पाएंगे, राइट। चलिए जी सबसे पहले आप मुझे बताएंगे आप लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे। व्हाट इज लॉ? Set of rules and a legal framework provided by the government for the citizens. रूल्स एंड लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है जी, बड़ी जनरल डेफिनेशन है। लॉ का मतलब क्या है, कहता है जी रूल्स है, रेगुलेशंस है, ये तो कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आपने सुने होंगे। एक्ट है, राइट, रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट्स, आपने नोटिफिकेशंस भी सुने होंगे। आपने शायद सर्कुलर वर्ड भी सुना होगा, ठीक है। तो ये तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से जो आपने मुझे बताया वो बुक्स है। जैसे अगर हम कहेंगे कि CSET करनी है जी, तो CSET तो क्या हो गया, लॉ, जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग बुक्स हैं, जिसे हम एक को रूल कह रहे हैं, दूसरे को रेगुलेशन कह रहे हैं, तीसरे को एक्ट कह रहे हैं, चौथे को नोटिफिकेशन कह रहे हैं, पांचवें सब्जेक्ट को सर्कुलर कह रहे हैं, राइट। उसके अलावा एक और है जुडिशियल रूलिंग्स। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लॉ का क्या मतलब है, CSET का क्या मतलब है। आपने मुझे सब्जेक्ट्स बता दिए, हम जब भी लॉ को डिफाइन करते हैं हमेशा हर क्लास में, हर बैच में स्टूडेंट से मुझे एक ही डेफिनेशन मिलती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द सिटीजन्स। अगर किसी देश में गवर्नमेंट नहीं है तो आपकी डेफिनेशन तो डिफीट हो गई। ऐसा पॉसिबल है किसी देश में गवर्नमेंट ना हो? हाँ, गवर्नमेंट ना होना पॉसिबल है, बट एक रूलिंग पार्टी तो होती है। कोई ना कोई रूल जरूर करता है ना। हाँ, कोई ना कोई रूल जरूर करता है। तो लॉ की डेफिनेशन ज्यादा बेटर वे में आप कैसे कह सकते हैं कि विल या इंटेंशन ऑफ रूलर। सिंपल सी डेफिनेशन, जो भी रूल कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट है या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्री कंट्री है, राइट। यहां पर कोई रूल नहीं कर रहा, हम खुद गवर्नमेंट को चुनते हैं हमारे बिहाफ पर देश को चलाने के लिए। लेकिन ऐसे कंट्रीज भी हो सकते हैं जहां पर किंग है, जहां पर क्वीन है, जहां पर कोई ना कोई रूल कर रहा है, राइट। जो वो चाहते हैं वही लॉ है। अगर मैं आपके घर की बात करूं, आपके घर में आपके पेरेंट्स रूल कर रहे हैं, जो वो चाहते हैं वही आपके घर के लिए लॉ है। सिंपल है ना। तो इसका मतलब लॉ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कहता है जी रिटन विल ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब कहता है वो बॉडी, वो अथॉरिटी जो कोई भी हो सकती है जिसके पास लॉ मेकिंग पावर है, राइट। तो रिटन विल ऑफ लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर का मतलब हमेशा याद रखेंगे
वो अथॉरिटी जिसके पास लॉ मेकिंग पावर है। अब भैया इंडिया के केस में देखा जाए, मैंने कहा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्री कंट्री है। तो जी फ्री कंट्री मतलब कोई भी नहीं है जो ये बताएगा कैसे इंडिया को रूल करना है, कैसे एडमिनिस्टर करना है। कोई ना कोई हमें नेता तो चाहिए, चाहे वो रूलर के फॉर्म में, चाहे वो किंग के फॉर्म में, चाहे क्वीन के फॉर्म में, चाहे गवर्नमेंट के फॉर्म में, जो कि ये बताए कि किसी भी चीज़ को कैसे करना है। अगर हम 5 लोग भी मिलकर कोई काम करना चाहते हैं तो हम लोग उसमें भी किसी न किसी लीडर को चुनते हैं, कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। अब जी फ्री कंट्री के अंदर वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन है? कहता है जी कोई भी फ्री कंट्री है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, कोई भी फ्री कंट्री है, उसको चलाने के लिए हम एक रूल बुक बनाते हैं और उस रूल बुक को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री। जैसे कि इंडिया के केस में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसे मैं कहूंगा एपेक्स, एक वर्ड यूज कर रहा हूं। जैसे जैसे हम क्लासेस में आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे टेक्निकल वर्ड्स यूज करते जाएंगे। एपेक्स का मतलब हाईएस्ट। तो एपेक्स अथॉरिटी कहता है जी इस रूल बुक से ऊपर कोई नहीं है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ऊपर कोई नहीं है, ना कोई लेजिस्लेचर है, ना कोई गवर्नमेंट है, ना कोई डिपार्टमेंट है और ना ही कोई सिटीजन है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है, इवन सुप्रीम कोर्ट भी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। इसका मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा सकता जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ही बताया कि भैया इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, इंडिया को एडमिनिस्टर कैसे किया जाएगा, प्रेसिडेंट कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, कैबिनेट क्या होता है। कहता है जी पार्लियामेंट की क्या पावर होगी, स्टेट लेजिस्लेचर की क्या पावर होगी, पार्लियामेंट के पास किन किन मैटर्स पर लॉ बनाने की पावर होगी, स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास किन किन मैटर पर लॉ बनाने की पावर होगी, सब चीजें कहाँ डिफाइंड है? कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है जी। तो जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कहा कि भैया हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान को चलाने के लिए खुद अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रीएम्बल में क्लियर कट लिखा हुआ है कि भैया ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने बनाया है? कहता है हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों ने। किसके लिए बनाया है? हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए। तो जी गवर्नमेंट कौन चुनेगा? हिंदुस्तान में रहने वाले लोग। किस पर्पस के लिए चुनी जाएगी गवर्नमेंट? हिंदुस्तान को एडमिनिस्टर करने के लिए, राइट। तो जी वो गवर्नमेंट को ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर दी, लॉ मेकिंग पावर। मतलब कहता है जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ही बताया कि देखिए इंडिया में 2 लेवल्स पर गवर्नमेंट होगी, एक सेंट्रल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर। सेंट्रल को हम यूनियन भी बोलते हैं। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं बड़े ध्यान से समझिएगा, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जी एक सेंट्रल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर। अब जी सेंट्रल लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बताया लॉ मेकिंग अथॉरिटी पार्लियामेंट। और स्टेट लेवल पर कहता है जी हर स्टेट का अपना एक लेजिस्लेचर होगा, लॉ मेकिंग बॉडी होगी, राइट, जिसे हम स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा इंडिया में तो यूनियन टेरिटरीज भी है। कितनी यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में? एट प्रेजेंट कितने स्टेट है इंडिया में? यूनियन टेरिटरी 7 है ना। अब आपको इस चीज से रिलेटेड अपनी नॉलेज अपडेट करनी पड़ेगी, या आपके करंट अफेयर्स का पार्ट मान लीजिए। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपका ये होमवर्क है, आप कितने स्टेट्स है, कितनी यूनियन टेरिटरीज है आज की डेट में अपडेटेड,
वो आपको पता होना चाहिए, और यूनियन टेरिटरीज के नाम भी पता होने चाहिए, स्टेट्स के नाम भी पता होने चाहिए। याद रखना 30 मार्क्स का करंट अफेयर्स भी आपका है ना। ठीक है जी। तो स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर्स और सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, आपको नाम पता है दोनों हाउसेज के? राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है जी। इन दोनों का डिफरेंस पता है आपको? दोनों में क्या डिफरेंस है? हम वोट करते हैं तो जो इलेक्ट होते हैं वो राज्यसभा में जाते हैं या लोकसभा में जाते हैं? जिन्हें वोट करके हम इलेक्ट करते हैं वो राज्यसभा में जाते हैं या लोकसभा में जाते हैं? कमाल है, आप लोग तो 10th 11th 12th करके आ रहे हैं, आप लोगों को तो ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ाया जाता होगा आपको तो कहीं ना कहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस पुट करूँगा, क्वेश्चंस नोट करते जाइए, अगले क्लास में जवाब चाहिए, क्योंकि ये बेसिक्स है, 11th 12th में पढ़ाए जाते हैं, 10th में पढ़ाए जाते हैं, है ना। ठीक है। अच्छा, स्टेट लेजिस्लेचर में भी क्या अलग अलग हमारे पास होते हैं? सुना है? विधानसभा और एक और है विधान परिषद, है ना। लेकिन विधान परिषद आज की डेट में बहुत कम स्टेट्स में है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि जी एट प्रेजेंट कितने स्टेट्स में विधान परिषद है? ज़्यादातर सारे स्टेट्स में सिर्फ एक ही स्टेट लेजिस्लेचर रह गई है, विधानसभा, एक ही हाउस रह गया है। सिर्फ 5-6 स्टेट्स के अंदर दोनों हाउसेज हैं, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। ठीक है जी। जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं वो कहां जाते हैं? सेंट्रल लेवल पर लोकसभा में और स्टेट लेवल पर विधानसभा में। ठीक है। अब कोई भी लॉ बनाना है, ध्यान दीजिए, कहते हैं 2 लेवल पर गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट भी है, स्टेट लेवल पर भी है और सेंट्रल लेवल पर भी है ना। और आप लोगों ने सुना होगा ना, स्टेट गवर्नमेंट की जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट से आपस में बचती रहती है। जिस स्टेट में सेंट्रल पार्टी नहीं है उस स्टेट की गवर्नमेंट हमेशा सेंटर पर एलिगेशन लगाती रहती है, हमें ये काम नहीं करने दिया जाता, हमें वो काम नहीं करने दिया जाता, हमारी अथॉरिटी के साथ इंटरफेयर किया जाता है। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अलग अथॉरिटी है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी अलग अथॉरिटी है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो लॉ मेकिंग पावर भी दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग लॉ मेकिंग पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग लॉ मेकिंग पावर है, मतलब पार्लियामेंट के पास अलग लॉ मेकिंग पावर है और स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास अलग लॉ मेकिंग पावर है। अब जी ये कहां बताया गया किस मैटर के ऊपर कौन लॉ बनाया जा सकता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का शेड्यूल 7, अभी मैं बताऊंगा शेड्यूल क्या होता है, बॉडी क्या होती है, प्रियम्बल क्या होता है, सब बताऊंगा। फिलहाल के लिए याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 को हम ऐसे मान सकते हैं, शेड्यूल को, ये मेन हमारी बुक है, मान के चलिए ये मेन लॉ है हमारा। अब जी हमें इसके साथ और भी कुछ चीजें अटैच करनी है, तो मैं ये इसके साथ अटैच कर दूंगा। तो दिखने में क्या लग रहा है? पार्ट ऑफ द बुक, लेकिन ये भी दिख रहा है कि अलग है। अगर बिल्कुल इंटरनल पार्ट ऑफ द बुक होता तो मैं इसको बाहर की जगह पेज को अंदर अटैच करता, समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन मैंने इसको बाहर अटैच किया है, बहुत सारे रीजंस है।
जैसे कि मुझे अंदर बहुत सारी जगह ये रेफर करना है कि भैया किन किन मैटर्स के ऊपर लॉ बनाया जा सकता है। अब जी हर बार मैं सारे मैटर्स लिखूंगा तो लेंथ बढ़ जाएगी। क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं वो मैटर्स एक पेज पे लिखकर और पीछे अटैच कर दूं और हर बार सेक्शन में लिखूंगा कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज एज पर द लिस्ट 1 ऑफ शेड्यूल 7। तो जी आप शेड्यूल 7 पीछे देख सकते हैं, उसकी लिस्ट 1 देख सकते हैं। मतलब हर जगह मुझे ये वो मैटर्स को स्टेट करने की जरूरत नहीं है जहां पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, जो लॉन्ग लिस्ट होती है, रिपीटिटिव नेचर की होती है, जिसको बार बार रेफर करना जरूरी होता है, तो लॉ के अंदर उसको अटैच कर दिया जाता है और उस अटैचमेंट को शेड्यूल्स बोले जाते हैं, एनेक्स्चर्स बोले जाते हैं, अटैचमेंट्स बोली जाती है, राइट। तो जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ बहुत सारे शेड्यूल्स अटैच्ड है, जिसमें से एक है शेड्यूल नंबर 7। हमने नंबर दे देते हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, ठीक है। तो जी शेड्यूल के बारे में कहूंगा, ऑल दो पार्ट ऑफ द लॉ बट नॉट द मेन बॉडी ऑफ द लॉ। इसका पार्ट तो है, इसके साथ अटैच्ड है, लेकिन मेन बॉडी का पार्ट नहीं है, ठीक है। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है लॉ के अंदर कुछ लिखा हो और शेड्यूल में कुछ और लिखा हो, दोनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, हो सकता है। तो उस केस में कहता है जो अंदर लिखा है, मेन बॉडी में जो लिखा है, वो हमेशा ओवरराइड करेगा। शेड्यूल सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, कहता है शेड्यूल में जो कंटेंट दे रखा है वो कभी लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता, मेन बॉडी को ओवरराइड नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के शेड्यूल 7 में हमें 3 लिस्ट दी गई। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। अब जी लिस्ट 1 को हम कहते हैं यूनियन लिस्ट, या फिर आप सेंट्रल लिस्ट भी कह सकते हैं। लिस्ट 2 को हम कहते हैं स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 को हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट नाम अपने आप में बता रहा है कि भैया इसके अंदर वो मैटर्स एन्यूमरेटेड है, वो मैटर्स दिए गए हैं जिनके ऊपर लॉ बनाने की पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, मतलब पार्लियामेंट के पास है। ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन मैटर्स लिस्टेड हेयर। लिस्ट 1 में जो मैटर्स दे रखे हैं उनके ऊपर लॉ बनाने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट उन मैटर्स के ऊपर लॉ नहीं बना सकती, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स। कहता है जी ये एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, तो लॉ बनाने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। किसी भी फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड लॉ स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती, ठीक है। इसी तरह लिस्ट 2 में वो मैटर्स दे रखे हैं जिनके ऊपर लॉ बनाने की पावर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो मैटर्स दे रखे हैं जिनके ऊपर दोनों लॉज बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी, दोनों ही उन मैटर्स पे लॉ बना सकते हैं। कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं ना जो सेंट्रल लेवल पर भी इंपॉर्टेंट है और स्टेट लेवल पर भी इंपॉर्टेंट है। कोई एक एग्जांपल जो आपके माइंड में स्ट्राइक करे, ऐसा मैटर जो सेंट्रल लेवल पर भी। पुलिस सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बेटा, जहां आपने पुलिस वर्ड यूज किया, अब आप थोड़ा सा माइंड यूज कीजिए। हम कहते हैं दिल्ली पुलिस, हम कहते हैं महाराष्ट्र पुलिस, पंजाब पुलिस। जब हम खुद ही उनको अकॉर्डिंग टू स्टेट डिस्टिंग्विश कर रहे हैं तो इसका मतलब वो स्टेट मैटर है ना। Okay. अच्छा, अल्कोहल स्टेट मैटर है या सेंट्रल मैटर है?
अल्कोहल से State. रिलेटेड लॉ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट? State. स्टेट। आपने सुना होगा गुजरात में अल्कोहल बैंड है, दिल्ली में बैंड नहीं है, हरियाणा में बैंड नहीं है। इसका मतलब स्टेट टू स्टेट लॉ वेरी कर रहे हैं, तो वो कौन सा मैटर हो गया? स्टेट मैटर। भाई पार्लियामेंट तो जो लॉ बनाएगी वो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा ना, वो किसी पर्टिकुलर स्टेट पे थोड़ी ना एप्लीकेबल होगा। पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी वो पूरे इंडिया के लिए बनाएगी, और स्टेट जो लॉ बनाएगी वो सिर्फ अपने स्टेट के लिए बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। तो इस तरह से आप माइंड यूज कर सकते हैं। रेलवे, मैं वो एग्जांपल्स पूछ रहा हूँ जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। रेलवे स्टेट मैटर है, सेंट्रल मैटर? Central. सेंट्रल, क्योंकि एक स्टेट तक लिमिटेड नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई मैटर जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है आपके अकॉर्डिंग, जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेट लेवल पर भी और सेंट्रल लेवल पर भी? क्या पोल्यूशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट लेवल पर भी और सेंट्रल लेवल पर भी? हाँ, दोनों के लिए. दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो सेंट्रल लॉ भी बनाए जाते हैं और स्टेट लॉज भी बनाए जाते हैं। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट तो हमेशा अपने स्टेट के बारे में सोचेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे इंडिया के बारे में सोचना है। ऐसा पॉसिबल है कि किसी सेम मैटर के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाया, उसी मैटर के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाया, और दोनों लॉज के प्रोविजंस आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ? है ना पॉसिबल ऐसा? तो उस केस में कौन सा लॉ ओवरराइड करेगा? हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का। जहां भी कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, हमेशा कौन ओवरराइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। क्या ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहेगा? क्या क्या चीजें याद रखनी है? सबसे पहले तो वो मैटर्स कौन से शेड्यूल में दिए गए हैं जिनके ऊपर लॉज बनाए जा सकते हैं। दूसरी चीज, कितनी लिस्ट दी गई है उस शेड्यूल के अंदर। तीसरी चीज, कौन सी लिस्ट पर किसके पास लॉ बनाने की पावर है। क्या ये चीज क्लियर है? अब लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या होता है? लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या होता है? कोई भी लॉ बनाया जाएगा, कौन बनाता है लॉ? हमने कह दिया जी पार्लियामेंट बनाती है, हमने कह दिया स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हैं। अब जी एक्चुअल में लॉ बनाने का प्रोसेस क्या है? पहले एक कमेटी असाइन होती है जो बिल बनाती है पहले, जो और फिर वो बिल उसमें राज्यसभा में पास होती है, फिर लोकसभा में पास होती है, फिर लोकसभा के बाद प्रेसिडेंट के साइन चाहिए होते हैं, प्रेसिडेंट की कंसेंट चाहिए होती है। ठीक है जी। इसका मतलब जो हमारे आईएएस ऑफिसर्स है, आईपीएस ऑफिसर्स है, अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स है जिनको हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, वो लोग पहले ये रियलाइज करते हैं। मेरी बात को अब ध्यान से समझिएगा, हम बड़े डीप टॉपिक पे जा रहे हैं। लोग क्यों बनाया जाता है? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। सिंपल सा जवाब, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। लोग क्या है? विल या इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। क्यों बनाया जाता है? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब अगर कोई लॉ लाया जा रहा है तो जी लग रहा है गवर्नमेंट को कि सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है, तो जी जब भी कोई लॉ लाया जाता है उसके पीछे रीजन होता है, सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है जिसे ठीक करने की जरूरत है या रेगुलेट करने की जरूरत है। जो गलत कर रहे हैं उनको पनिश करने की जरूरत है, जिनके साथ गलत हो रहा है उनको रेमेडीज प्रोवाइड करने की जरूरत है, राइट। तो जी हर लॉ के पीछे कोई ना कोई गवर्नमेंट की इंटेंशन होती है, और मेन इंटेंशन मतलब जो जिसे हम कहते हैं कि मेन पर्पस क्या होता है? बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, आईएएस है, आईपीएस है, जब उनको महसूस होता है यार कुछ गलत हो रहा है और इसके लिए लॉ लाना जरूरी है, तो वो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन ऊपर तक पहुंचाते हैं, मतलब गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। स्टेट लेवल पर है तो स्टेट गवर्नमेंट तक, और सेंट्रल लेवल पर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक। फिर जी गवर्नमेंट मतलब जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनको भी लगता है। अब जी आपने देखा होगा ना, हर चीज़ के अलग मिनिस्टर्स होते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर अलग होता है, एनवायरनमेंट मिनिस्टर अलग होता है, हर चीज़ के अलग मिनिस्टर होते हैं।
अब जो उस पर्टिकुलर मैटर को जब उस पर्टिकुलर मिनिस्टर तक पहुंचाया जाता है, और मिनिस्टर कोई अकेला काम तो करता नहीं, उसका बाकायदा स्टाफ होता है, बाकायदा काउंसिल होती है उसकी, राइट। तो मैटर्स जब उनके ऑफिस तक पहुंचाया जाता है, मैं ये नहीं कहूँगा डायरेक्टली मिनिस्टर के कान में जाके बोला जाएगा, मैटर जब उनके ऑफिस तक पहुंचाया जाता है और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि हाँ इस मैटर के ऊपर लॉ लाना जरूरी है, तो जी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। अब वो डिपेंड करता है, कहता है जी अगर मान के चलिए मर्केंटाइल लॉ है, मर्केंटाइल लॉ कौन सा लॉ होता है? आप मर्केंटाइल भी बोल सकते हैं, मर्चेंटाइल भी बोल सकते हैं। मर्चेंटाइल कौन होते हैं? मर्चेंडाइज क्या होता है? पहली बार सुन रहे हैं वर्ड मर्केंटाइल या मर्चेंटाइल? रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है। जब भी आपको कहा जाएगा मर्चेंटाइल लॉज पढ़ने हैं, जब भी आपको कहा जाएगा मर्चेंडाइज लॉज पढ़ने हैं, मर्केंटाइल लॉज पढ़ने हैं, तो आप क्या मान के चलेंगे? वो लॉज विच आर रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक। अब मान के चलते हैं जी कोई स्पेसिफिक लॉ बनाना है और वो रिलेटेड टू मर्चेंडाइज है या मर्केंटाइल लॉ है, राइट। तो कहता है कमेटी के अंदर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी होते हैं, प्लस उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर फील्ड के जो रिस्पेक्टेबल पर्सन्स होते हैं वो भी कमेटी का पार्ट होते हैं, ठीक है। फिर जी कमेटी अपना एक ड्राफ्ट तैयार करती है, और मैं बेसिकली उस ड्राफ्ट को क्या बोलता हूं? व्हाइट पेपर। कोरा कागज, जिसका जो मन में आया वो लिखा, जिसका जो मन में आया वो लिखा। मान के चलिए कमेटी में 10 मेंबर है, किसी मेंबर को कुछ समझ में आया उसने लिख दिया, दूसरे मेंबर को कुछ समझ में आया उसने लिख दिया, तीसरे मेंबर को कुछ समझ में आया उसने लिख दिया। फिर उसको प्रॉपरली अरेंज किया जाता है उस ड्राफ्ट को। जब उसको प्रॉपरली अरेंज किया जाता है तो वो बन जाता है बिल, ठीक है। फिलहाल जो ये ड्राफ्ट है, कमेटी ड्राफ्ट गवर्नमेंट को हैंड ओवर करती है, जो भी कंसर्न गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पर तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जी गवर्नमेंट के जो प्रॉपर इस पर्पस के लिए कमेटी होती है, जिसे हम स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं, वो फिर उन चीज़ों को प्रॉपरली कहता है ऑर्गेनाइज करती है उस ड्राफ्ट को, और फिर वो बिल बनता है। फिर जी बिल को लेजिस्लेचर में रखा जाता है, सेंट्रल लेवल पर है तो पार्लियामेंट में रखा जाएगा, स्टेट लेवल पर है तो स्टेट लेजिस्लेचर पे रखा जाएगा। पार्लियामेंट में 2 हाउसेज है तो दोनों हाउसेज के सामने बिल को रखा जाएगा, राज्यसभा के सामने, लोकसभा के सामने। और अगर स्टेट लेवल पर है तो जी जो भी वहाँ पर हाउसेज है, जैसे मैंने कहा कि बहुत कम स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। अगर दोनों हाउसेज है तो दोनों हाउसेज के सामने रखा जाएगा, और अगर किसी स्टेट में सिंपल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, तो सिर्फ विधानसभा के सामने रखा जाएगा। दोनों हाउसेज से बिल को पास करवाया जाता है। सर बड़े हाउसेस कौन से होते हैं, राज्यसभा या लोकसभा? अब बाबू कुछ काम आपको करना है। मैंने जैसे कहा कि जी जिनको हम इलेक्ट करते हैं वो कहाँ पर जाते हैं? लोकसभा। और ये कौन होते हैं? राजा बाबू। एक्चुअल में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिटीजन्स कौन होते हैं? ये लोग, रियल रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, एक को लोअर हाउस कहा जाता है, एक को अपर हाउस कहा जाता है। अब आप अपने आप देख लीजिए दोनों में से किसको अपर हाउस कहा जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा। ये कौन है? राजा बाबू। ये बेचारे गरीब लोग चुन के भेजते हैं इन्हें, हम जैसे। और इन्हें कौन चुनता है? लोकसभा के मेंबर्स। जो पावर में होते हैं। ठीक है, आ जाइए। अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी
मेरा बहुत डिटेल में बात करने का इसके बारे में मूड नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपके सिलेबस का पार्ट है, उस वक्त डिटेल में बात करेंगे। अभी हम अपने टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये बिल भेजा जाता है, बिल शैल बी पास्ड बाय द हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर्स। जैसे मैंने कहा, राज्यसभा, लोकसभा, सेंट्रल लेवल पर विधान परिषद, विधानसभा स्टेट लेवल पर। ठीक है, जब ये दोनों हाउसेस से या जो भी हाउस है उससे पास हो जाता है तो जी फिर हमें चाहिए कंसेंट, असेंट ऑफ, कंसेंट कह लीजिए, असेंट कह लीजिए, ऑफ प्रेसिडेंट इन केस ऑफ सेंट्रल बिल और गवर्नर इन केस ऑफ स्टेट बिल। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पर हु इज द फर्स्ट पर्सन, हु इज द फर्स्ट मैन, प्रेसिडेंट, एंड स्टेट लेवल पर गवर्नर। जब इनके हमें सिग्नेचर मिल जाते हैं, इनकी कंसेंट मिल जाती है, तब वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट। अब ध्यान से समझिएगा, एक्ट क्या है, मेन लॉ, कानून, जिसे हम कहते हैं ना ये कानून है, कानून एक्ट है, मेन लॉ। ठीक है, जब कंसेंट मिल जाती है, एक्ट बन जाता है, तो इस एक्ट को ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाता है। ऑफिशियल गैजेट क्या है, इतना बड़ा बड़ा लिखने की बजाय शॉर्ट में लिखते हैं ताकि जल्दी हो। ऑफिशियल गैजेट क्या होते हैं, मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। मान के चलिए एक रूम है, उस रूम के अंदर बहुत सारी बुक्स हैं, आप उसे लाइब्रेरी कह सकते हैं। ठीक है, अब जी उन बुक्स में आप एक और बुक रखना चाहते हैं तो जी वहां के ओनर से परमिशन लेनी पड़ेगी। जब परमिशन मिल जाएगी तो आप उस बुक को उस लाइब्रेरी में रख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि जी हमने उस बुक को लाइब्रेरी का पार्ट बना दिया। ऑफिशियल गैजेट वही लाइब्रेरी है ऑफ गवर्नमेंट। जब तक किसी डॉक्यूमेंट को ऑफिशियल गैजेट का पार्ट नहीं बनाया जाता तब तक हम मान के चलते हैं वो डॉक्यूमेंट इज नॉट इशूड बाय गवर्नमेंट। और जब तक उस डॉक्यूमेंट को ऑफिशियल गैजेट का पार्ट नहीं बनाया जाता तब तक हम मान के चलते हैं दैट इज नॉट लॉ, दैट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द पर्सन्स लिविंग इन इंडिया। तो जी एप्लीकेबल तभी होगा जब वो कहां पर नोटिफाइड होगा, ऑफिशियल गैजेट में। मतलब ऑफिशियली गवर्नमेंट ने उसे नोटिफाई कर दिया और जैसे ही गवर्नमेंट उसे नोटिफाई करेगी वैसे ही वो पूरे इंडिया पर, या स्टेट लॉ है तो पूरे स्टेट पर एप्लीकेबल। ठीक है, अब जी ये मान के चलिए रात को लॉ ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया गया। जब आपकी सुबह आँख खुलेगी तो ये मान के चला जाएगा आपको उस लॉ की पूरी नॉलेज है। मेरी इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, आगे तक ये बात याद रखनी है। कहता है कोई भी लॉ जो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर लिया गया, आज की डेट में नियरली 2600 लॉज जो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड हैं, मान के चला जाता है जो भी इंसान, जो भी पर्सन इंडिया में है उसे उन सारे लॉज की नॉलेज है। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। क्या ये लाइन याद रहेगी आपको? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? अगर आपसे कोई लीगल काम हो जाता है और आप पकड़े जाते हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ लॉ है। कहता है कभी भी आप कम से कम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई लॉ है। वरना आप सोचिए ना, कोई किसी का मर्डर करेगा और कहेगा मुझे तो पता ही नहीं था कि मर्डर करना पाप है, मतलब इलीगल है। कोई किसी की पॉकेट काटेगा, कहेगा मुझे तो पता ही नहीं था कि पॉकेट काटना इलीगल है, इसके लिए जेल हो सकती है। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आपको वो लॉ के बारे में पता है नहीं पता आपकी दिक्कत है। जैसे ही ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई हुआ, मान के चला जाएगा आपको वो पूरा लॉ पता है। क्या ये बात क्लियर है?
आ जाइए जी। अब जी एक्ट कैसे एग्जिस्टेंस में आया वो तो आपने देख लिया। एक्ट क्या है? कहता है मेन लॉ है, मतलब जो हमें ये बताता है कि हमें क्या करना है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना। ठीक है। कौन क्रिएट करता है? कहता है जी पास्ट, अमेंडेड, रिपील्ड बाय लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर ही क्रिएट करता है, लेजिस्लेचर ही एक्ट को अमेंड कर सकता है, चेंजेस ला सकता है एक्ट के अंदर, और लेजिस्लेचर ही एक्ट को रिपील कर सकता है, मतलब खत्म कर सकता है किसी एक्ट को। ठीक है। तो पास्ट, अमेंडेड, रिपील्ड बाय द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मतलब आपको क्लियर है, सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर। अब जी ये तो काम कर दिया लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट का काम था एक्ट को पास करना, पार्लियामेंट ने एक्ट को पास कर दिया। अब जी दूसरा काम क्या है? कहता है एक्ट तो पास कर दिया, उस एक्ट को इम्प्लीमेंट भी तो करना है, ये भी तो देखना है कि लोग उस लॉ को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो वो काम किसका है? कहता है उसी के लिए तो गवर्नमेंट को चुना जाता है। वो काम किसका है? गवर्नमेंट का है। उसी के लिए तो मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं, उसी के लिए तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग मिनिस्टर्स को दिया जाता है कि उस डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी लॉज हैं, क्या लोग उन लॉज को कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे। किसका काम है? कहता है गवर्नमेंट का काम है। सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट का। तो सिंपल सा मतलब, अगर कोई सेंट्रल एक्ट है मतलब पास्ड बाय पार्लियामेंट है, तो उसमें सारी पावर्स किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अगर कोई स्टेट एक्ट है मतलब स्टेट बाय लेजिस्लेचर है, तो उसके अंदर सारी पावर्स किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है। तो जी उस एक्ट को इंप्लीमेंट करने की पावर, उस एक्ट को एडमिनिस्टर करने की पावर किसको दे दी जाती है? गवर्नमेंट को। अब जी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए कहता है रूल्स और रेगुलेशंस इशू करती है। कौन इशू करता है? गवर्नमेंट। पावर किसकी है? गवर्नमेंट की। रूल्स का मतलब क्या है? कहता है जी एक्ट में बनाए गए प्रोसीजर्स, उन्हें हम कहते हैं रूल्स। तो जी कंपनीज एक्ट 2013, उससे रिलेटेड हमारे पास रूल्स भी है। मेरी बात समझ रहे हैं? हर एक्ट के अपने अलग रूल्स, हर एक्ट के अपने अलग रेगुलेशंस। तो जी एक्ट ने, कंपनी लॉ ने हमें बताया, कंपनीज एक्ट ने हमें बताया क्या करना है क्या नहीं करना। आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी है? हाँ जी करवानी है। तो जी कंपनी फॉर्म में बिजनेस करने के लिए आपको कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। किसके पास रजिस्टर करवानी है? लॉ ने कहा जी आरओसी के पास रजिस्टर करवानी है। एक हमने डिपार्टमेंट खोला है, गवर्नमेंट ने कहा, जिसका नाम है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, शॉर्ट में आरओसी। आप जाइए उनके पास अपने डॉक्यूमेंट लेकर और आप अपनी एसोसिएशन को उनके पास रजिस्टर करवा दीजिए, तब आप कंपनी के फॉर्म में काम कर सकते हैं। वेल एंड गुड। अब जी कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वो डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करने हैं, उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या डिस्क्लोजर्स हमें देने हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें देनी है, वो कहाँ बताया जाएगा? कहता है वो रूल्स में। तो रूल्स क्या है? प्रोसीजर्स, जो हमें क्या बताते हैं? हाउ टू डू। एक्ट क्या बता रहा है? व्हाट टू डू। रूल्स क्या बता रहे हैं? हाउ टू डू। राइट। तो क्रिएटेड, अमेंडेड, रिपील्ड बाय गवर्नमेंट। क्या चीज क्लियर है? लेजिस्लेचर में और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है? क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है। फिर जी मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन भी जरूरी है, ये तो इंप्लीमेंटेशन होगी। एडमिनिस्ट्रेशन भी जरूरी है। सर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब हुआ? अब जैसे मैं मान के चलता हूं जी फाइनेंशियल मैटर्स रिलेटेड लॉ बनाए जा रहे हैं। ठीक है जी, लॉ बनाना किसका काम है? फाइनेंशियल मैटर्स रिलेटेड, कहता है जी सेंट्रल गवर्नमेंट का। कौन सी लिस्ट में है? लिस्ट 1 ऑफ शेड्यूल 7 टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जी सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया। अब जी उसको इंप्लीमेंट करने की ताकत किसको दी? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए। मेरी बात समझिएगा। लेकिन कहता है फाइनेंशियल फील्ड में तो बहुत सारी एंटिटीज हैं, जैसे कि बैंक्स हैं, जैसे कि एनबीएफसीज हैं, जैसे कि अदर एंटिटीज हैं। कहता है जो रूल्स हैं वो तो आम आदमी को बता रहे हैं कि जी आपको इस लॉ के अंदर क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा फॉर्म
फाइल करना है, कब फाइल करना है, कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, कब मेंटेन करने हैं, तो आम आदमी को बता रहे हैं। लेकिन जो ये इंटरमीडियरीज हैं, मार्केट प्लेयर्स, क्या बोलूँ मैं इनको, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मार्केट प्लेयर्स या इंटरमीडियरीज, उनको रेगुलेट करना भी तो जरूरी है। अगर बैंक को रेगुलेट ना किया जाए तो भैया बैंक्स अपने हिसाब से जैसे मर्जी चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो भैया उनको रेगुलेट करना भी तो जरूरी है। स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट ना किया जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो जी रेगुलेशंस किस लिए लाए जाते हैं? टू रेगुलेट मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, अगर किसी लॉ के अंदर किसी फील्ड में मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेशंस लाए जाते हैं। अब जी कंपनी लॉ में मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं ही नहीं। जब हम कंपनी की बात करते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, कंपनी चलानी है, तो उसके अंदर बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कंपनी लॉ के अंदर हमारे पास रेगुलेशंस नहीं है, सिर्फ रूल्स है। लेकिन अगर मैं बात करूं लिस्टेड कंपनीज की, लिस्टेड कंपनीज कौन सी कंपनीज होती है? जिनका शेयर ओपन मार्केट में होता है, जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड सेल परचेज किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है। ठीक है, तो जी लिस्टेड कंपनीज के केस में बहुत सारे इंटरमीडियरीज हैं, जैसे कि मर्चेंट बैंकर है, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जैसे कि अंडरराइटर्स हैं, जैसे कि बैंकर्स टू इशूअर्स हैं, शेयर ट्रांसफर एजेंट है, शेयर रजिस्टर्ड एजेंट है, राइट। तो बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि कंपनी जब शेयर्स इशू करके पब्लिक से फंड्स रेज करती है तो डायरेक्टली कंपनी ये सारा काम नहीं कर सकती, अलग अलग इंटरमीडियरीज को अपॉइंट किया जाता है, और वो इंटरमीडियरीज कंपनी को ये सर्विसेज दे रहे हैं कि वो कंपनी के लिए मार्केट से फंड रेज करके लोगों को शेयर सेल करके पैसा कंपनी को देंगे। तो जी वहाँ पर इंटरमीडियरीज है तो वहाँ रेगुलेशंस भी है, तो सिक्योरिटी लॉज के अंदर रेगुलेशंस भी है। ठीक है, तो जी रेगुलेशंस एक्चुअल में किस लिए? कहता है रेगुलेट करने के लिए। कौन रेगुलेट करता है? कहता है जी गवर्नमेंट का काम थोड़ी ना रेगुलेट करना, नेता लोगों का काम थोड़ी ना रेगुलेट करना कायदे से। रेगुलेट करने के लिए कहता है किसी ना किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या किसी ना किसी गवर्नमेंट बॉडी को या कोई स्पेसिफिकली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को पावर दी जाती है। तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट बॉडी है या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, कहता है उनको पावर दी जाती है किसी भी लॉ में रेगुलेशंस इशू करने की। जैसे सिक्योरिटी लॉज में पावर किसके पास है? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। टैक्स लॉज की बात करूं, इनकम टैक्स की बात करूं, तो पावर किसके पास है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो जी रेगुलेशंस को पास करने की, अमेंड करने की, रिपील करने की पावर कहता है जी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को देखना होता है कि भैया क्या जो इंटरमीडियरीज हैं वो अपना काम प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब जी इंटरमीडियरीज को कहा जाता है आप अपने आप को हमारे पास रजिस्टर करवाइए, ताकि हमें पता हो मार्केट में कितने इंटरमीडियरीज हैं, कौन इंटरमीडियरीज क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो भैया आप बैंकिंग बिजनेस नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप को आरबीआई के पास रजिस्टर नहीं करवाएंगे, सिंपल सी बात, राइट। तो जी ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन कभी कभी कहता है मार्केट इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, कोई मैटर इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है जिसके ऊपर ना पब्लिक को क्लैरिटी मिल पा रही है, ना इंटरमीडियरीज को क्लैरिटी मिल पा रही है, इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। जैसे सीबीडीटी है, मैंने कहा जी ये हेड है, एपेक्स बॉडी है इन केस ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है जी, तो इनकम टैक्स के अंदर देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जॉइंट कमिश्नर्स हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, असेसिंग ऑफिसर्स हैं, ये सारे कौन है? एम्प्लॉइज है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। अब जी किसी मैटर के ऊपर ना तो मुझे क्लैरिटी कि क्या मुझे इस पर्टिकुलर इनकम पे टैक्स पे करना है, नहीं करना है तो कितना टैक्स पे करना है, और ना इनकम टैक्स ऑफिसर को क्लैरिटी
वो कोई भगवान थोड़ी ना है, वो भी तो पढ़ लिख कर ही अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स मैटर्स ऐसे हो जाते हैं कि उसके ऊपर इनकम टैक्स अथॉरिटीज को भी या इनकम टैक्स ऑफिसर्स को भी क्लैरिटी नहीं है कि इस मैटर को कैसे डील करना है। उस केस में ये जो एपेक्स बॉडी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है, या जो भी डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री का, कहता है उनका काम है सर्कुलर्स इशू करना। सर्कुलर्स क्या है? गाइडलाइंस। किसके लिए? फॉर डिपार्टमेंट। पब्लिक के लिए नहीं होती, डिपार्टमेंट के लिए, कि भैया अगर ऐसा सिनेरियो हो तो आपको इस सिनेरियो को ऐसे डील करना है पब्लिक के साथ। तो सर्कुलर्स बेसिकली लॉ नहीं है। क्या ये बात याद रहेगी? नॉट द पार्ट ऑफ लॉ। सर्कुलर्स सिर्फ और सिर्फ क्या है? गाइडलाइंस है, इशूड बाय, कहता है जी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी या मिनिस्ट्री, बट सर्कुलर्स आर नॉट द पार्ट ऑफ लॉ। ठीक है, लेकिन मान के चलिए सीबीडीटी ने कोई सर्कुलर इशू किया कि जी अगर एसएससी की ऐसी इनकम है तो उसको ऐसे डील करना है। वो सर्कुलर मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं पार्ट ऑफ द पब्लिक हूँ, मैं कोई डिपार्टमेंट का बंदा थोड़ी ना हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर थोड़ी ना हूँ, मैं पार्ट ऑफ द पब्लिक हूँ। ऑल्दो वो मेरे लिए नहीं था सर्कुलर, उन्होंने डिपार्टमेंट के लिए इशू किया था, लेकिन मैंने सर्कुलर पढ़ा। अब जी मेरी वो इनकम थी और मैंने वो सर्कुलर पढ़ के अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स पे कर दिया, जैसे सर्कुलर में लिखा हुआ था। ठीक है, बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेरे ऊपर केस कर दिया, नोटिस भेजा कि जी आपने इस इनकम को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया, इसके ऊपर प्रॉपर टैक्स पे नहीं किया है। तो मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सीबीडीटी का सर्कुलर दिखाया, देखो जी सर्कुलर में ये लिखा हुआ है और मैंने अकॉर्डिंग टू सर्कुलर ये काम किया है। डिपार्टमेंट ने कहा सर्कुलर तो आपके लिए है ही नहीं, आपने सर्कुलर को क्यों फॉलो किया? सर्कुलर इज नॉट द पार्ट ऑफ लॉ, आप लॉ को फॉलो कीजिए, आपने सर्कुलर को क्यों फॉलो किया? सीबीडीटी ने गलत सर्कुलर इशू कर दिया। अब जी क्लैश हो गया मेरे और डिपार्टमेंट के बीच में, तो जी मैं मैटर को कोर्ट में ले गया उठा के अगेंस्ट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मैंने कोर्ट में कहा जज से, देखिए जज साहब, सीबीडीटी जो कि इस देश में इनकम टैक्स के मामले में एपेक्स बॉडी है, उससे ऊपर कोई नहीं है एज पर लॉ। अगर सीबीडीटी किसी काम को करने का कोई तरीका बता रही है और मैं वो काम उसी तरीके से कर रहा हूं, तो क्या मेरी इंटेंशन गिल्टी है? क्या मुझे दोषी कंसीडर किया जाना चाहिए, गिल्टी कंसीडर किया जाना चाहिए? कोर्ट को भी ये बात समझ में आई, यार इसकी इंटेंशन गलत थोड़ी ना थी, इसने तो एज पर सर्कुलर काम किया, इसने तो लॉ को कंप्लाई करने की कोशिश करी है। ऑल्दो वो लॉ नहीं है, लेकिन आम इंसान की नजरों में जो अपेक्स अथॉरिटी कह रही है वही लॉ है। तो कोर्ट ने एक रूलिंग दी कि अगर पब्लिक एज पर सर्कुलर कोई काम करती है इशूड बाय एनी अपेक्स बॉडी अंडर एनी लॉ, अगर पब्लिक एज पर सर्कुलर कोई काम करती है तो मान के चला जाएगा पब्लिक की कोई गलती नहीं, चाहे उसने सर्कुलर को फॉलो करते हुए कुछ गलत कर दिया है, चाहे बाद में पता चले कि सर्कुलर गलत था, फिर भी मान के चला जाएगा कि पब्लिक की कोई गलती नहीं है, पब्लिक को गिल्टी कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब मैं एक सिंपल लाइन कहना चाहता हूं कि ऑल्दो सर्कुलर्स आर नॉट द पार्ट ऑफ लॉ, स्टिल पब्लिक कैन टेक द बेनिफिट ऑफ सर्कुलर टू प्रूव द इग्नोरेंस और इनोसेंस। सर इसमें एक चीज मेरे को डाउट है, जैसे आपने ये स्टोरी बताई, इसमें हमने एक टैक्स भरा एक सर्कुलर को पढ़ के, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद एक और सर्कुलर आ गया जो पिछले वाले सर्कुलर को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, और उस डिपार्टमेंट ने हम पे केस कर दिया। अब हमने दूसरे वाला सर्कुलर नहीं पढ़ा, लेकिन पहले वाला पढ़ा था, और फिर तो कोर्ट में दिखाएं तो क्या तब भी मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट तब भी मिलेगा हमें? हमने तो भैया ये सर्कुलर पढ़ा था, दूसरा सर्कुलर आने से पहले अगर हमने वो काम किया है तो। नहीं, वो दूसरा सर्कुलर आ चुका, लेकिन हमने वो दूसरा सर्कुलर फिर तो ये वाली बात होगी ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। वही मैं पूछ रहा था, फिर तो वाली बात हो जाएगी ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो मतलब उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने से पहले हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई और सर्कुलर, ये ही लेटेस्ट सर्कुलर है। ओके सर, ठीक है। उसके अलावा जी जुडिशियल रूलिंग्स, अब ये क्या होता है? कहता है रूलिंग्स गिवन बाय द कोर्ट। कहता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना इंसान के लिए कि हर मैटर पे लॉ बनाया जा सके।
पता नहीं ऐसे कितने मैटर है जिनके ऊपर कोई लॉ नहीं होता, कितने ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं जिसके लिए हमें कोर्ट का दरवाजा ही खटखटाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास लॉ में उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, राइट। जैसे कि मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ का। आपके घर के नीचे, आपके गेट के आगे हर रोज कोई पार्क कर जाता है गाड़ी, मतलब आपका एंट्रेंस ब्लॉक हो गया। अब उस चीज में सामने वाले के ऊपर क्या केस, मतलब किसी लॉ में क्या एक्शन लिया जाए, कहता है ये इस चीज से रिलेटेड कोई लॉ थोड़ी ना है, लेकिन एक चीज पक्का है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है। जो राइट आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दे रखा है, कहता है उस राइट को आप एंजॉय नहीं कर पा रहे, इसी कहते हैं इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट। मतलब किसी ने आपका हक मार लिया, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट। क्या हक मारा? राइट टू लिव फ्रीली, आर्टिकल 19, राइट टू लिव फ्रीली। और उसके अंदर राइट टू लिव फ्रीली में राइट टू फ्री वे भी आता है। भैया मेरे घर के नीचे आपने गाड़ी खड़ी कर दी, मेरा आना जाना फ्रीली पॉसिबल नहीं है, तो ये तो अगेंस्ट माय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो जी मेरे राइट को किसी ने इन्फ्रिंज किया, तो क्या मैं कोर्ट में जा सकता हूँ? डेफिनेटली जा सकता हूँ। जब मैं कोर्ट में जाऊंगा तो उस चीज से रिलेटेड कोर्ट जो डिसीजन देगा वो उस चीज से रिलेटेड रूलिंग बन जाएगी, कोर्ट का दिया हुआ डिसीजन रूलिंग, राइट। तो जी सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई रूलिंग दी है तो पूरे देश पर एप्लीकेबल। अगर हाई कोर्ट ने कोई रूलिंग दी है तो जिस स्टेट का हाई कोर्ट है, जिस टेरिटरी में हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, उसके ऊपर वो एप्लीकेबल, वहां के लिए वो रूलिंग लो। सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग है तो पूरे इंडिया के लिए वो रूलिंग लो। क्या चीज क्लियर है? क्या लॉ के सारे एलिमेंट्स क्लियर है या किसी में कोई डाउट? एक्ट लास्ट वाली लाइन क्या बोली आपने, वो कट गई थी। अगर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी रूलिंग दी है वो पूरे इंडिया के लिए लो, और अगर हाई कोर्ट ने कोई भी रूलिंग दी है तो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जितने एरिया में है उस एरिया के लिए वो लो। जैसे आपने ये केस बताया पार्किंग वाला, अगर ये पार्किंग वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके रूलिंग आती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कोई रूलिंग नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अच्छा, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो वो देता है उसको क्या बोलेंगे? अब वो सिंपल डिसीजन है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जजमेंट ऑफ द कोर्ट। उसका इफेक्ट सिर्फ हम तक रहेगा, हम तक रहेगा, केस टू केस। अच्छा ठीक है। और अगर हम ये पार्किंग वाला ही सिनेरियो और ऊपर ले जाते हैं, हाई कोर्ट में ले जाते हैं बेटा, जब मैं फंडामेंटल राइट की बात करूंगा ना तो मुझे सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ही खटकाना पड़ेगा, आर्टिकल 32 में। ओके, तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट में भी ये लेके जाते हैं पार्किंग वाला किस्सा, और फिर वो रूलिंग देता है कि भैया आप इसके घर के आगे पार्क नहीं कर सकते, आप तो वो ऐसा नहीं रूलिंग देंगे कि आप इसके घर के आगे पार्क नहीं कर सकते। रूलिंग क्या होती है कि कोई भी किसी के एंट्रेंस को ब्लॉक नहीं करेगा किसी भी वे में। अच्छा ठीक है, तो वो रूलिंग बन गई पूरे इंडिया के लिए। ओके सर। अब अगली बार वो खड़ा करेगा अपनी गाड़ी को तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा, पुलिस आएगी, पुलिस मेरे से पूछेगी जी हम क्या करें बताओ, इसके अंदर हम इसे क्या कहें, ऐसा कोई लॉ ही नहीं है कि हम इसे कुछ कह सके। तो मैं पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग दिखाऊंगा, देखो जी लॉ है। तो फिर पुलिस उस रूलिंग के बेसिस पर अपनी अथॉरिटी एग्जीक्यूट करेगी, उसे कहेगी भैया गाड़ी हटाओ, नहीं तो हम यहां से गाड़ी आपकी उठवा रहे हैं। अब समझ में आया क्या इफेक्ट होगा इसका? यस सर। ठीक है जी। तो क्या ये जितने भी एलिमेंट्स ऑफ लॉ हैं ये क्लियर है? क्यों समझाए जा रहे हैं आपको कि जब हम किसी भी लॉ को पढ़ेंगे उस लॉ के अंदर सिर्फ एक्ट के प्रोविजंस नहीं पढ़ते, बल्कि उस लॉ में जो रूल्स इशू किए गए हैं वो भी पढ़ते हैं, जो रेगुलेशंस इशू किए गए हैं वो भी पढ़ते हैं, उस लॉ के अंदर जो सर्कुलर्स हैं, जो रूलिंग्स है बाय द डिफरेंट कोर्ट्स वो भी पढ़ते हैं। तब जाकर हम कहते हैं कि हमने ये पूरा कंप्लीट लॉ पढ़ा है। ठीक है, आ जाइए जी। अब जी लॉ से रिलेटेड पावर कहता है मेजरली हम पावर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर। लेजिस्लेटिव पावर तो आई थिंक आपको क्लियर है,
पावर टू क्रिएट, अमेंड एंड रिपील लॉ। तो लेजिस्लेटिव पावर किसके पास होती है? कहता है जी गवर्नमेंट, मतलब अगर मोर टेक्निकली कहूं तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास, या गवर्नमेंट किसी न किसी को अपॉइंट करती है इस काम के लिए, अपने किसी डिपार्टमेंट को, अपनी किसी मिनिस्ट्री को या किसी बॉडी को। और जुडिशियल पावर किसके पास होती है उस लॉ के अंदर? कहता है कोर्ट्स के पास। कोर्ट्स के अलावा एक वर्ड आपने सुना होगा, ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? सुना है वर्ड ट्रिब्यूनल? नहीं सर। जुडिशियल पावर्स मतलब पावर्स टू मेक जस्टिस किसके पास है? कोर्ट्स के पास, ठीक है। लेकिन आज की डेट में जो हमारे कोर्ट्स हैं, चाहे वो लोअर एंड पर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, या हायर एंड पर है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कहता है जी सारे ही ओवरबर्डन्ड है। उनके बेचारों के पास पहले ही इतना काम है, इतने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं कि भैया और केसेस का बर्डन उनके ऊपर डालना, इसका मतलब डिले इन जस्टिस। बारी नहीं आती। वो सुना है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वो तारीख पे तारीख क्यों चलती रहती है? कभी सुना है वो डायलॉग? तो सुन लिया आपने, तारीख पे तारीख, लेकिन इसके पीछे का रीजन सोचा कि तारीख पे तारीख क्यों चलती रहती है? क्योंकि ओवरबर्डन्ड है। मेरे पास एक बंदा आता है अपनी प्रॉब्लम को लेकर और मेरे पास टाइम है तो मैं उसकी प्रॉब्लम को सुलझा दूंगा साथ साथ। लेकिन मेरे पास 1000 बंदे आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, मैं सबकी थोड़ी थोड़ी बात सुनता रहूँगा और फिर कहूँगा अगली बार तेरी बाकी बात सुनूंगा, अगली बार तेरी बाकी बात सुनूंगा। तो तारीख पे तारीख चलती रहती है, राइट। और कितने ही ऐसे पेंडिंग केस हैं जिनके रिजल्ट्स नहीं आते। आपने टीवी में, सीरियल्स में, पिक्चर्स में डायलॉग तो सुने होंगे ना, कितने पेंडिंग केस है। तो जी क्या सॉल्यूशन निकाला जाए? अब जी इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया कि हर लॉ में, हर एक्ट में, कहता है जी स्पेशल काइंड ऑफ कोर्ट्स बनाई जाए। काइंड ऑफ कोर्ट्स, दे आर नॉट एग्जैक्टली द कोर्ट्स, दे आर काइंड ऑफ कोर्ट्स, ठीक है। तो हर एक्ट में स्पेशल काइंड ऑफ कोर्ट्स बनाई जाए, उनको हम ट्रिब्यूनल्स कहते हैं। दे आर नॉट एक्चुअल कोर्ट्स। एक्चुअल कोर्ट्स तो क्या होती है? ये तो सिविल कोर्ट होगी, ये क्रिमिनल। भैया आप कोई भी सिविल मैटर लेकर सिविल कोर्ट में जा सकते हो, आप कोई भी क्रिमिनल मैटर लेकर क्रिमिनल कोर्ट में जा सकते हो, राइट। तो मतलब कोई भी मैटर लेकर। लेकिन जब हम ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं तो ट्रिब्यूनल्स को स्पेसिफिकली एक मैटर के लिए क्रिएट किया जाता है। जैसे अगर मैं कंपनी लॉ की बात करूं तो कंपनी लॉ के मैटर्स को रिजॉल्व करने के लिए NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, राइट। तो जी हर लॉ में ट्रिब्यूनल्स क्रिएट की गई है। अगर मैं सिक्योरिटी लॉज की बात करूं तो जी SAT, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। इसी तरह अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो हर लॉ में अलग अलग काइंड ऑफ कोर्ट्स बना दी गई कि भैया अगर कंपनी लॉ से रिलेटेड मैटर है, अगर आप जनरल सिविल कोर्ट में, जनरल क्रिमिनल कोर्ट में जाओगे भैया वहां तो बड़ा टाइम लग जाएगा। अब जी कंपनी लॉ से रिलेटेड मैटर है, मेरी बात समझिए, मुझे ROC से नोटिस आया किसी मैटर को लेकर और मेरे हिसाब से मैंने वो गलत काम नहीं किया, वो वायलेशन नहीं किया। अब जी मैं ROC के नोटिस के अगेंस्ट कोर्ट में जाना चाहता हूँ और मुझे डेट मिली आज से 3 साल बाद की, मतलब 3 साल तक क्या मेरी कंपनी वेट करती रहेगी? अगर 3 साल तक कंपनी वेट करेगी तो काम कैसे करूँगा? एम्प्लॉयज़ को क्या मैं मतलब फिर निकाल दूँ, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊँ, बिजनेस ना करूँ? तो भैया मुझे तो जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन चाहिए। अब जी सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स में तो पॉसिबल नहीं है आज की डेट में जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन।
तो क्यों ना कंपनी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग से काइंड ऑफ कोर्ट स्टार्ट कर दी जाए। भाई कंपनी लॉ से रिलेटेड मैटर आप एनसीएलटी के पास जाइए, और एनसीएलटी सिर्फ और सिर्फ कंपनी लॉ से रिलेटेड मैटर्स ही हैंडल कर सकती है, कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड मैटर ही हैंडल कर सकती है, या बस वही मैटर हैंडल कर सकती है एनसीएलटी जो मैटर स्पेसिफिकली एनसीएलटी को दिया जाएगा, और कोई मैटर हैंडल नहीं कर सकती। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं क्वाशी जुडिशियल बॉडी। दे आर नॉट प्रॉपर जुडिशियल बॉडी, इनके पास कंप्लीट पावर नहीं है जो कोर्ट्स के पास होती है, ये क्वाशी जुडिशियल बॉडी है, इनके पास कुछ जुडिशियल पावर्स होती है। सारी जुडिशियल पावर्स नहीं होती इनके पास। ठीक है, तो इनको अपने से रिलेटेड जो केस इनके पास आ सकते हैं उस केस से रिलेटेड पावर दी जाती है, बाकी कोई और केस ये एंटरटेन नहीं कर सकते। तो ऐसी बॉडीज को हम क्या कहते हैं? ट्रिब्यूनल्स। और क्वाशी का मतलब कहता है जी नॉट कंप्लीट, क्वाशी का मतलब क्या ये चीज क्लियर है? अगर आप ट्रिब्यूनल के फैसले के अगेंस्ट अपील करना चाहते हो तो कहता है जी उसके भी ऊपर एपलेट ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। ट्रिब्यूनल के ऊपर एपलेट ट्रिब्यूनल, जैसे मैंने कहा ना, सैट सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल, तो ट्रिब्यूनल के ऊपर भी एपलेट ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं जिनके पास आप अपील कर सकते हो। आप उनके फैसले से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जैसे भी लॉ में आपको ऑप्शन दे रखी है उनके पास जाकर अपील कर सकते हैं। मतलब जो लोअर कोर्ट्स है, सेशन कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, इनका बर्डन काफ़ी कम हो जाता है इस तरह से। क्लियर है? आ जाइए जी। अब जी हम कंपनी लॉ की बात करें तो कंपनी लॉ में आपको कौन कौन सी अथॉरिटीज़ के नाम सुनने को मिलेंगे? कहता है जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA, एपेक्स अथॉरिटी, इन केस ऑफ कॉर्पोरेट मैटर्स। ठीक है, फिर जी MCA के नीचे कौन आते हैं? कहता है जी रीजनल डायरेक्टर्स। अब ध्यान से देखिएगा, पूरे इंडिया को 7 अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और हर रीजन का एक हेड बना दिया गया है। उस हेड को हम क्या कहते हैं? रीजनल डायरेक्टर। ठीक है, तो MCA के नीचे कौन आता है? रीजनल डायरेक्टर। और जी रीजनल डायरेक्टर्स के नीचे कौन आते हैं? ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, लोएस्ट लेवल पर। तो जी रीजनल डायरेक्टर्स का काम क्या है? कहता है जी रीजनल डायरेक्टर्स ROCs को हैंडल करते हैं, इनकी वर्किंग को हैंडल करते हैं, ये देखते हैं कि क्या ROCs अपने काम प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनको मैनेज करते हैं। ठीक, उसके अलावा रीजनल डायरेक्टर्स कहता है जी सेंटर और स्टेट के बीच का बड़ा इंपॉर्टेंट लिंक है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में मैटर्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सबके रोल देखते हैं एक एक करके। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो जी MCA कैरीज आउट द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है ना, कंपनीज एक्ट 2013 सेंट्रल एक्ट है, तो सेंट्रल एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना ये काम किसे डेलीगेट कर दिया? MCA को, मिनिस्ट्री को, अपनी एक मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, इट इज द सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एज पर सेक्शन
469 of Companies Act 2013, central government by issuing notifications can make and amend rules for carrying out the provisions of the act. सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स इश्यू कर सकती है, हमने पढ़ा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना ये काम भी किसे दे दिया, एमसीए को। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर कंपनी लॉ में रूल्स कौन बनाता है, एमसीए, ठीक है, बाय इशूइंग नोटिफिकेशंस। फर्दर एमसीए कैरीज इशू सर्कुलर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अपना ये काम भी एमसीए को दे दिया गया है कि भैया अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, उसके लिए सर्कुलर्स इशू कौन करता है, कंपनी लॉ में कॉर्पोरेट लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीए। तो एमसीए क्या है, एपेक्स अथॉरिटी, ठीक है जी। रीजनल डायरेक्टर्स कहता है 7 रीजनल डायरेक्टर्स आर इन चार्ज ऑफ respective regions, each region comprising number of states and union territories. So basically they supervise the working of the ROC and official liquidators. Official liquidators कौन होते हैं, जब कंपनी लिक्विडेट होती है या कंपनी का दिवाला निकलता है तो ये लिक्विडेटर अपॉइंट करने पड़ते हैं जो कंपनी को लिक्विडेट करेंगे। लिक्विडेट करने का मतलब क्या हुआ, जब कंपनी का दिवाला निकला, कंपनी ने हाथ उठा दिए कि भैया हम बैंकरप्ट हो गए हैं, तो ये ऑफिशियल लिक्विडेटर कंपनीज की एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में एसेट्स को सेल करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं। जितने पैसे इकट्ठे होते हैं उतने पैसों को क्रेडिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, भैया यही है कंपनी के पास देने के लिए, ठीक है। तो ये काम किसका होता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर्स का। तो जो ऑफिशियल लिक्विडेटर्स की वर्किंग को भी कौन हैंडल करता है, कौन सुपरवाइज करता है, रीजनल डायरेक्टर। उसके अलावा दे ऑल्सो मेंटेन लेजन विद द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स। तो इनके बीच में लेजन मेंटेन करना, ठीक है, हार्मनी मेंटेन करना, ये काम भी किसका है, रीजनल डायरेक्टर का। सर्टेन पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन डेलीगेटेड टू द रीजनल डायरेक्टर्स। तो कुछ पावर्स हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने रीजनल डायरेक्टर्स को डेलीगेट कर रखी है। दे हैव ऑल्सो बीन डिक्लेयर्ड एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो ये 7 रीजन्स में पूरे इंडिया को डिवाइड किया गया है। आ जाइए जी। आरओसी कहता है लोएस्ट अथॉरिटी, लेकिन एक्चुअल में यही है जो हम जैसे गरीब लोगों के लिए, आम इंसान के लिए भगवान है। रीजनल डायरेक्टर्स या एमसी के पास तो बड़े बड़े मैटर्स के लिए जाना पड़ता है, कहता है बाकी सब मैटर्स के लिए आरओसी के पास। कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी है आरओसी के पास, कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए ज़्यादातर जितने भी फॉर्म्स फाइल करने होते हैं आरओसी के पास, एनुअल फाइलिंग करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह आरओसी के पास, राइट। तो आरओसी क्या है, कहता है जी सेक्शन 396 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में आरओसी अपॉइंट किए गए हैं, कवरिंग वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। मतलब जनरली हर स्टेट के लिए एक आरओसी है। 2 स्टेट्स ऐसे हैं जिसके अंदर 2 आरओसी है। एक महाराष्ट्र, क्या आपको याद रहेगा, 2 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें 2 आरओसी है। Two states with 2 ROCs each। ये 2 स्टेट्स कौन से है, कहता है जी एक तो महाराष्ट्र और एक तमिलनाडु। महाराष्ट्र में 2 ROC, एक मुंबई में और दूसरा पूना में। दोनों महाराष्ट्र में आते हैं, मुंबई और पूना। तो जी मुंबई आरओसी अलग है, पूना आरओसी अलग है। और तमिलनाडु में भी 2 आरओसी, एक चेन्नई में और दूसरा कोयम्बटूर में। सिर्फ 2 ही स्टेट्स ऐसे हैं जहां 2 आरओसी है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ठीक है। सर जाकर रजिस्ट्री करवानी पड़ती है?
इन आरओसीज में जाकर रजिस्टर करानी पड़ती है कंपनी? बाबू आज की डेट में फिजिकल होता है कुछ? आईसीएसआई में एडमिशन लोगे तो वो तक फिजिकल नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन। आज की डेट में आप क्लासेस भी ऑनलाइन ले रहे हो, आपको लग रहा है कंपनी रजिस्टर करने के लिए धक्के खाने पड़ेंगे? आजकल सब नहीं। कुछ ऑनलाइन होता है। ये देखिए, ये आपकी गीता कुरान बाइबल mca.gov.in, ठीक है। सीएस करने के बाद जिंदगी का सबसे बड़ा टाइम इसी वेबसाइट पर आपका बीतने वाला है। तो सारी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो एमसीए सर्विसेज के अंदर ध्यान दीजिए, डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर करवानी है, मास्टर डेटा देखना है, कंपनी रजिस्टर करवानी है, इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है ना। तो जी जब आप सीएस बन जाएंगे, आप अपना अकाउंट बनाएंगे इस वेबसाइट पे, और जितनी भी सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं वो सारी इसी वेबसाइट के थ्रू, आप आरओसी को फाइलिंग करनी है, एमसीए को फाइलिंग करनी है, आरडी को फाइलिंग करनी है, सब कुछ इसी वेबसाइट के थ्रू चलेगा, ठीक है जी। आ जाइए जी, कहता है दे आर वेस्टेड विद द प्राइम ड्यूटी ऑफ रजिस्टरिंग कंपनीज। प्राइम ड्यूटी तो इनका क्या है? कंपनी को रजिस्टर करना और कंपनी के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। तो जी कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स आरओसीज के पास होते हैं, राइट। उसके अलावा और बहुत सारी ड्यूटीज दे रखी है आरओसी को, हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ के अंदर, ठीक है। तो जी सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर दीज ऑफिसेस, मतलब ओवर द आरओसीज थ्रू रिस्पेक्टिव रीजनल डायरेक्टर्स। आ जाइए जी, कंपनी लॉ में जुडिशियल अथॉरिटी कहता है जी एनसीएलटी, तो मैंने आपको बताया था। उसके अलावा वेरियस कोर्ट्स के पास अलग अलग अथॉरिटीज़ है, कुछ अथॉरिटीज़ हाई कोर्ट के पास, कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, कुछ सेशन कोर्ट के पास, कुछ स्पेशल कोर्ट्स है, कुछ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट्स के पास। तो अलग अलग कोर्ट्स के पास अलग अलग केसेस से रिलेटेड जुरिस्डिक्शन है। हाँ जी, कंपनीज एक्ट 2013 लोकसभा में कब पास हुआ था, राज्यसभा में कब पास हुआ था, प्रेसिडेंट की कंसेंट कब मिली थी, ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कब हुआ था, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स। तो ये सारे एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जी कंपनीज एक्ट आने के बाद कंपनीज एक्ट में मेजर अमेंडमेंट्स कब कब आई, ये भी आपको दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहले मेजर अमेंडमेंट आई 2015 में। अच्छा, एक्ट को अमेंड करने के लिए भी एक एक्ट लाया जाता है, एक्ट को अमेंड करने के लिए भी एक एक्ट लाया जाता है। तो जी सबसे पहली अमेंडमेंट 2015 में कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, फिर दूसरी 2017 में, तीसरी 2019 में और रिसेंटली 2020 में। तो मेजरली 4 टाइम्स कंपनीज एक्ट 2013 ऑलरेडी अमेंड हो चुका है। अभी आए 10 साल भी नहीं हुए एक्ट को। भाई जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होगी, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा, बिजनेस कल्चर चेंज होगा, इंटरनेशनल कल्चर चेंज होगा, वैसे वैसे लॉज को भी अमेंड करना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है। अब मैं कंपनीज एक्ट 2013 दिखा रहा हूं आपको। इस वेबसाइट पे जाएंगे, यहां पर देखिए एक्ट्स एंड रूल्स है ना, और सिर्फ इस वेबसाइट से ही एक्ट रेफर करेंगे, क्योंकि जब भी कोई भी अमेंडमेंट आएगी यहां सबसे पहले अमेंड की जाती है चीजें, ठीक है। इसके अंदर ई बुक है, एक्ट्स एंड रूल्स के अंदर ई बुक। ई बुक में जाने के बाद ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। अब यहां पर जितने दे रखे हैं एक्ट, रूल्स, फॉर्म्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, ये सब कंपनी लॉ से रिलेटेड दे रखे हैं। अब ये रहा जी कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, यहां ध्यान दीजिए, कंपनीज एक्ट 2013
एक्ट नंबर 18 ऑफ 2013, है ना। ये क्या है, कहता है जी ये टाइटल है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं शॉर्ट टाइटल, कंपनीज एक्ट 2013। एक्चुअल में पार्लियामेंट कैसे याद रखता है एक्ट्स को, नंबर से। एक्ट नंबर 18 ऑफ 2013, 2013 में पार्लियामेंट में 18वां एक्ट, मतलब और भी बहुत सारे एक्ट पार्लियामेंट में गए होंगे, है ना। अब जी लास्ट अमेंडमेंट कब की है, 2020 की है। अच्छा ये क्या है, वन लाइनर, एक लाइन में लेजिस्लेचर अपनी इंटेंशन बताने की कोशिश करता है कि हम ये एक्ट क्यों लेके आए। इसे प्रिएम्बल कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिएम्बल। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, कि भैया कंपनीज से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं इंडिया में, उन सारे लॉज को कंसोलिडेट करके एक लॉ बनाना पूरे इंडिया के लिए, और जो पुराने लॉज थे उनको भी अमेंड करके उनके प्रोविजंस भी इसके अंदर कंसोलिडेट करना। तो जी जब ये एक्ट आएगा तब कंपनी से रिलेटेड जितने पुराने लॉज हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, और अगर अलग अलग लॉज थे इंडिया के अलग अलग पार्ट के लिए, वो सारे लॉज भी खत्म हो जाएंगे। उन सबको कंसोलिडेट करके हम सिर्फ एक सिंगल एक्ट ला रहे हैं विच इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, हमने कहा जी कितने चैप्टर्स है इस एक्ट के अंदर, 29 चैप्टर्स। तो जी पूरे एक्ट को 29 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है, ध्यान से देखिए। लास्ट चैप्टर क्या है, 29 है। पूरे एक्ट को 29 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है, और हर चैप्टर में कुछ सेक्शंस हैं। जैसे कि चैप्टर 1 में सिर्फ 2 ही सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन हमेशा क्या होता है किसी भी लॉ का, कहता है वो उस लॉ का नाम बताता है, ये बताता है कि लॉ इंडिया में कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है, लॉ कब से एप्लीकेबल है और किसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो जी शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, ये हमेशा सेक्शन नंबर 1 होता है किसी भी लॉ का। और सेक्शन नंबर 2 जनरली डेफिनेशंस होते हैं, जनरली कह रहा हूँ, एक्सेप्शंस है हमारे पास, कुछ एक्ट के अंदर डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में नहीं दे रखी, लेकिन जनरली 99% केस में डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में दे रखी होती है। डेफिनेशंस का मतलब क्या है, कहता है जी इस एक्ट में जो वर्ड्स यूज किए जाएंगे उन वर्ड्स को इस एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे कंसीडर करेंगे। अगर हम कह रहे हैं कंपनी तो इस एक्ट में कंपनी का क्या मतलब होगा, अगर हम कह रहे हैं प्राइवेट कंपनी तो इस एक्ट में प्राइवेट कंपनी का क्या मतलब होगा। तो डेफिनेशंस, ठीक है। सेक्शन 1 देखिए ध्यान से, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड कंपनीज एक्ट 2013, इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है। ठीक है, कहता है जी कब से एप्लीकेबल होगा, कहता है एक सेक्शन तो इमीडिएटली एप्लीकेबल है, मतलब सेक्शन नंबर 1 कब से एप्लीकेबल है, इमीडिएटली 29 अगस्त 2013 से, और बाकी सेक्शंस टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस लाते रहेंगे इन द ऑफिशियल गैजेट। तो कुल मिलाकर आपको ये दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जी किसके ऊपर एप्लीकेबल है, इन्होंने कहा जी हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, हर कंपनी, चाहे वो कंपनी इस एक्ट में रजिस्टर्ड हो रही है, चाहे इससे पहले जो कंपनी लॉ था उसमें कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी, उस कंपनी पर भी एक्ट एप्लीकेबल है, इंश्योरेंस कंपनीज पर भी एक्ट एप्लीकेबल है, कहता है जी बैंकिंग कंपनीज पर भी एक्ट एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पर भी एक्ट एप्लीकेबल है, एंड अदर कंपनीज पर भी एक्ट एप्लीकेबल है। ठीक है, उसके अलावा जी बॉडी कॉर्पोरेट्स पर भी एक्ट एप्लीकेबल है। अब सर ये बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट में कोई डिफरेंस है, डेफिनेटली डिफरेंस है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर सेक्शन 1 हमें क्या बता रहा है, ये एक्ट हर तरह की कंपनी पर एप्लीकेबल है इंडिया में, और पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है। ठीक है जी, फिर जी डेफिनेशंस वाला सेक्शन देखिए, सेक्शन 2, कितनी डेफिनेशंस है इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा, 90
5। कितनी डेफिनेशंस है? 95। देखिए इन्होंने बता रखे है ना, जैसे ट्रिब्यूनल, इस एक्ट में ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है? जहां भी ट्रिब्यूनल वर्ड यूज होगा तो एनसीएलटी ही कंसीडर किया जाएगा। टर्नओवर, अगर कोई वर्ड यूज होगा इस एक्ट में तो टर्नओवर का मतलब क्या है, अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है, वोटिंग राइट का मतलब क्या है, तो सारे वर्ड्स डिफाइन किए गए हैं कि इस एक्ट में अगर ये वर्ड यूज होगा तो उसको कैसे कंसीडर किया जाएगा, उसका क्या मतलब कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ 2 ही सेक्शंस है हमारे पास, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अब जी चैप्टर नंबर 2 ध्यान दीजिए, सेक्शन 3 से लेकर 22 तक, सेक्शन 3 से लेकर 22 तक। तो मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं कि चैप्टर का नंबर चेंज होने की वजह से सेक्शन दोबारा से स्टार्ट नहीं होते, सेक्शन कंटिन्यूटी में चलते रहते हैं। चैप्टर नंबर 1 में 2 सेक्शन थे, 1 2, चैप्टर नंबर 2 में फर्दर नंबरिंग चालू होगी, दोबारा से 1 2 स्टार्ट नहीं होगा। तो सेक्शन 3 4, चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 2 में 22 तक है, तो चैप्टर नंबर 3 में 23 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो सेक्शंस कंटिन्यूटी में चलते रहते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा मैंने कहा जी शेड्यूल्स भी है, तो 7 शेड्यूल्स है हमारे पास, देखिए आपके सामने, शेड्यूल 1, फिर जी शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, 4 5 6 7, टोटल मिला के 7 शेड्यूल्स है। ठीक है, आ जाइए जी, आ जाइए। कंपनी लॉ में हर चैप्टर के लिए अलग से रूल्स इशू कर रखे हैं, हर चैप्टर के लिए। तो चैप्टर 1 के लिए भी रूल्स हैं, चैप्टर 2 के लिए भी रूल्स है, चैप्टर 3 के लिए भी रूल्स है, चैप्टर 4 के लिए भी रूल्स है, हर चैप्टर के लिए अलग से रूल्स है। तो वो सारे रूल्स भी आपको पढ़ने होते हैं, लेकिन CSET लेवल पर नहीं, एग्जीक्यूटिव लेवल पर पढ़ने होते हैं। फिलहाल तो मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ आपको। ठीक है जी, अब मैं कह रहा हूँ सेक्शन 1 सेक्शन 2, ये तो मेन सेक्शंस हो गए। अब जी अंदर किसे सबसेक्शन कंसीडर किया जाएगा, किसे क्लोज कंसीडर किया जाएगा। जैसे जब मैं इसकी बात करूंगा तो मैं कहूँगा सेक्शन 1 सबसेक्शन 1, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1। लेकिन उसी जगह जहां मैं सेक्शन 2 की बात कर रहा हूं तो मैं कहूँगा सेक्शन 2 क्लोज 1। अरे एक ही सेक्शन में आप सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 कह रहे हो, दूसरे सेक्शन में सेक्शन 2 क्लोज 1 कह रहे हो, ये सबसेक्शन 1 क्यों नहीं कहा आपने, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग नंबरिंग कैसे करते हैं, कहता है मेन सेक्शन, उसके अंडर जो दे रखा है वो सबसेक्शन, सबसेक्शन के अंडर जो दे रखा है वो क्लोज, क्लोज के अंदर सब क्लोज, सब क्लोज के अंदर भी कुछ दे रखा है तो आइटम, आइटम के अंदर भी कुछ दे रखा है तो सब आइटम। ठीक है, तो ये अगर मैं कहूं, मैं आपको दिखाता हूं सेक्शन 4, अब ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 4 का ये क्या हो गया, सब सेक्शन 1। सेक्शन 4 के अंदर क्या दे रखा है हमें, सब सेक्शन 1। ठीक है, सब सेक्शन 1 के अंदर भी है A और B, C एंड D। तो सब सेक्शन 1 के अंदर हमें क्या दे रखा है, क्लोज A, सब सेक्शन के अंदर क्लोज होते हैं ना, क्लोज A, क्लोज B, क्लोज C, क्लोज D। तो अगर मैं कहूँगा सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लोज D, तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लोज D। ठीक है, अब जी क्लोज के अंदर भी दे रखा है सब क्लोज 1 सब क्लोज 2, ये क्लोज के अंदर है सब क्लोज 1 सब क्लोज 2।
ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लोज डी सब क्लोज 2, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? इसकी बात कर रहा हूं। सब क्लोज के अंदर भी दे रखा है ए और बी, तो जी आइटम ए आइटम बी सब क्लोज 2 के अंदर आइटम ए, अगर इसके अंदर भी कुछ दे रखा होता तो हम सब आइटम लेते, लेकिन ध्यान दीजिए अब बाहर आना शुरू हो गया है। ये क्या था? क्लोज डी, उसके बाद क्लोज ई, है ना, तो बाहर आ गया है और अंदर जाने की बजाय। ठीक है, तो इस तरह से हम पढ़ते हैं सेक्शन, सबसेक्शन, क्लोज, सब क्लोज, आइटम, सब आइटम। ठीक है जी। पर सर सेक्शन 2 में आपने सेक्शन के बाद सीधा क्लोज वर्ड क्यों यूज किया, सबसेक्शन वर्ड यूज क्यों नहीं किया? अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहां पर आपको सेक्शन दे रखा है और सेक्शन के नीचे बिना कोई टेक्स्ट यूज करे सीधा डिवीजन कर दी 1 2 3 में, 1 2, तो बिल्कुल शुरुआत में ही डिवीजन कर दी बिना कोई टेक्स्ट दिए। सेक्शन दिया आपको और उसके नीचे सीधा डिवीजन। जब सेक्शन के नीचे सीधा डिवीजन कर दी जाएगी तो हम मान के चलते हैं ऑथर की इंटेंशन है सबसेक्शन। ठीक है, लेकिन अगर सेक्शन के नीचे जो सेक्शन की डेफिनेशन है उसके नीचे टेक्स्ट दे रखा है, सीधा डिवीजन नहीं कर रखी, बीच में टेक्स्ट आ गया है, तो भैया सब सेक्शन नहीं फिर क्लोज आ जाएगा। मतलब ऑथर की इंटेंशन सेक्शन को सब सेक्शंस में डिवाइड करने की है ही नहीं, डायरेक्ट सेक्शन को एक्सप्लेन करने की है, तो यहां पर हम सब सेक्शन को खा जाएंगे और सीधा क्लोज यूज करेंगे। क्लियर है पॉइंट? यस सर। और ये जनरली सेक्शन 2 में ही होने वाला है ऐसा, बाकी और सेक्शंस में भी हो सकता है बट जनरली सेक्शन 2 में होता है ये। ठीक है जी, तो होपफुली कुछ लो का मतलब और कंपनी लो को समझने का तरीका कुछ समझ में आना शुरू हुआ होगा। हाँ जी।